आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक जोरदार तरीके से देखने को मिल रही है, तो वहीं पूर्वांचल की सियासत में फिलहाल 3 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव ओपी राजभर का एनडीए में शामिल होना। दूसरा बदलाव है दारा सिंह चौहान का बीजेपी का दामन थामना और सपा से इस्तीफा देकर भाजपा में आए दारा सिंह चौहान की सीट पर उपचुनाव होना। ये तीसरा बड़ा बदलाव है, जिसके लिए सपा भाजपा ने अपने दल के धुरंधरों को उतारने में पूरी सावधानी बरती है। सपा ने एक तरफ जहां अपने पुराने राजनीतिक धुरंधर सुधाकर सिंह को टिकट देकर उनकी राजनीति को जीवंत करने की कोशिश की है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सपा के ही पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान को टिकट देकर घोसी उपचुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है और अपनी मजबूत ताल ठोकी है। दोनों ही प्रत्याशियों पर अगर गौर करें तो भाजपा ने एक तरफ जहां पिछड़ा कार्ड खेला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर सवर्ण कार्ड खेलकर राजनीतिक मुकाबलों को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। यानी कि मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तगड़ा देखने को मिल रहा है। हालांकि आजादी के बाद से अगर घोसी विधानसभा के पिछले परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर सवर्ण और पिछड़े दोनों समाज के लोगों की बराबर राजनीतिक हिस्सेदारी रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि दारा सिंह चौहान पर दल बदलने का आरोप लगा रहे विपक्षी पार्टियां बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी करेंगी। क्या जनता अभी भी दारा सिंह चौहान पर भरोसा करती है और क्या सपा का सवर्ण कार्ड इस उपचुनाव में काम आएगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों नेताओं की राजनीतिक गुणगणित और घोसी का जातीय समीकरण क्या है, इस पर सबसे पहले आपकी नजर पड़वाते हैं। तो घोसी विधानसभा उपचुनाव 5 सितंबर को होने हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाए हैं। 2000 में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा गए थे दारा सिंह चौहान, तो 2009 में बसपा से सांसद भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान। 2015 में भारतीय जनता पार्टी का दारा सिंह चौहान ने दामन थामा था और उसके बाद 2022 में फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने भाजपा का दामन थामा। 1996 में बसपा से राज्यसभा भी जा चुके हैं दारा सिंह चौहान। इसके साथ ही समाजवादी के प्रत्याशी है सुधाकर सिंह। 1996 में नत्थुपुर से वो विधायक बने और 2012 में घोसी से वो विधायक बने, तो लगातार वो 2 बार से विधायक भी रहे हैं। इसके साथ ही 2017 में मोदी लहर में उन्हें टिकट तो मिली, लेकिन मोदी लहर ऐसी थी कि वो चुनाव हार गए और 2022 में समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। यानी कि जिस समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सुधाकर सिंह का टिकट काटा था, अब उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के सामने उतार दिया है। ये तो रहा तमाम दोनों प्रत्याशियों का राजनीतिक इतिहास की अभी तक वो राजनीति में कैसे सक्रिय रहे, कौन कौन से दल से वो राज्यसभा पहुंचे, विधायक बने। लेकिन अब घोसी विधानसभा उपचुनाव की अगर हम सियासी गणित की बात करें, वहां की जातीय गणित की बात करें, तो वो क्या कुछ है उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए 43,452 कुल मतदाता है घोसी में, जहां अगर दलित मतदाताओं की बात करें तो 62,352 वोटर्स हैं जो दलित वोटर्स हैं। मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो 60,000 की संख्या में घोसी में मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके साथ ही अगर भूमिहार मतदाताओं की बात करें तो 48,500 वोटर्स वहां पर भूमिहार हैं। यादव वोटर्स पर अगर हम नजर डालें तो लगभग 42,000 के करीब मतदाता वहां पर यादव है और राजभर समाज की अगर हम बात करें तो राजभर वोटर्स की संख्या तकरीबन 40,000 की बताई गई है। लेनिया मतदाता की संख्या 36,000 है। तो घोसी का जातीय समीकरण कुछ इस तरह है, जहां निषाद मतदाताओं की बात करें तो लगभग 16,000 की संख्या में निषाद मतदाता देखने को मिलते हैं। राजपूत मतदाताओं की अगर हम संख्या की बात करें तो 15,000 वोटर्स हैं जो राजपूत समाज से आते हैं। तो कोयरी वोटर्स 6,200 हैं, यानी 6200 कोयरी वोटर्स है। इसके साथ ही कुर्मी वोटर्स पर एक नजर डालें तो लगभग 5,700 कुर्मी वोटर्स घोसी से आते हैं। दुसाद मतदाता 5,400। तो घोसी का जातीय अगर हम समीकरण देखें तो उस हिसाब से अगर खटिक मतदाताओं की बात करें तो 4,200 खटिक वोटर्स आते हैं। और घोसी का ब्राह्मण अगर हम वोटर्स पर नजर डालें तो 4,100
वोटर्स है और गौड़ और खरवार अगर वोटर्स पर नजर डालें तो 3,500 वोटर्स है और वही लाला वोटर्स यानी कि अगर हम श्रीवास्तव मतदाताओं पर नजर डालें तो 1,600 श्रीवास्तव वोटर्स हैं। नाई मतदाताओं की भी संख्या इसमें काफी है, 1,300 नाई मतदाता घोसी से आते हैं। इसके साथ ही कुम्हार वोटर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 1,200 कुम्हार मतदाता हैं। इसके साथ ही मुसहर मतदाताओं की संख्या लगभग 900 बताई गई है। मुसहर मतदाताओं की संख्या तकरीबन 900 के करीब है। वहीं सिंधी वोटर्स भी लगभग 800 है। तो ये है घोसी का जातीय समीकरण। इसके साथ ही अन्य बिरादरी पर भी अगर हम गौर करें तो लगभग 75,000 वोटर्स अन्य बिरादरी से आते हैं। लेकिन देखिए दो जातियां यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाती हैं और अगर हम उन दोनों की ही बात करें तो इसमें दलित है और दलित सियासी बयार बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो देखिए 5 सितंबर को चुनाव होने हैं, उससे पहले बयानों का भी खेल शुरू हो चुका है। इसी बीच सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। श्री शिवपाल यादव जी, बता दे घोसी की जनता में 4 वर्ष सरकार थी, कितने राजभर चौहान बिंद केवट मल्ला पाल प्रजापति को नौकरी दिया, कितने लोगों को हिस्सेदारी दिया, कितने लोगों को थाने पर सिपाही दरोगा बनाने का काम किया। आपको सब जब सरकार रहती है तो सिर्फ सफाई के लोग नजर आते हैं और जब वोट लेना होता है तो घोसी की जनता नजर आती है। आपको यह याद होना चाहिए कि यही प्रोफेसर रामगोपाल जी हैं। भूमाफिया का अगर सबसे बड़ा लिस्ट बनेगा तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का बनेगा। सबसे बड़ा घोटालेबाज का लिस्ट बनेगा तो उसमें श्री शिवपाल यादव जी का नाम बनेगा। सबसे बड़ा अगर लैपटॉप घोटाला करने का नाम श्री अखिलेश यादव जी का नाम दर्ज होगा। तो ये समाजवादी पार्टी घोटालेबाजों की पार्टी है, उनका इतिहास भी घोटाला से बड़ा फेरिस्ट लिस्ट बना हुआ है। तो ये लोग आए हैं घोसी की जनता का विश्वास जीतने के लिए। घोसी की जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी और जो इन्होंने बीज बोया है नफरत का, जो इन्होंने गरीबों के साथ अन्याय किया है, अपनी सरकार में थाने पर मुकदमा नहीं वो दर्ज होने देते थे, लोगों के साथ प्रताड़ित करते थे, लोगों की जमीनें कब्जा करते थे। तो देखिए 5 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्षी दल जो लगातार दारा सिंह चौहान पर यह आरोप लगाते हैं कि वो दल बदलू नेता है और वहां की जनता अब दारा सिंह चौहान पर भरोसा नहीं करती है, तो विपक्षी दलों का यह दावा कितना काम आता है चुनावी नतीजों से, ये तो उसी वक्त पता चलेगा। लेकिन आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वही सुभाषपा से अपना पक्ष रखने के लिए दयाराम भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता से करते हुए देशबंधु दीक्षित जी, देखिए लगातार दारा सिंह चौहान को लेकर विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं। शिवपाल यादव ने भी कहा कि वो दल बदलू नेता है और जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी। ऐसे में दारा सिंह चौहान घोसी से उपचुनाव हार जाएंगे। ऐसे जो तमाम आरोप है विपक्षी दलों के, इसको आप कैसे देखेंगे? एक छोटा सा रिएक्शन पहले इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी नहीं, देखिए जहां तक आपने घोसी उपचुनाव की चर्चा की, तो इस बारे में मैं इतना ही कहूंगा, ये जो I.N और .D का गठबंधन है, ये उसकी हताशा और निराशा है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, इनके कारनामे सामने आ रहे हैं। और देखिए हमें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 6 वर्षों में जो जनता के हित के, किसान, गरीब, युवा के लिए जो जनहित की योजनाएं बनाई गई, उत्तर प्रदेश जो विकास के पथ पर चल रहा है, हम अपने जनता द्वारा किए गए कामों के आधार पर जाएंगे और इनकी जमीन दरकती जा रही है। आप बताइए, ओम प्रकाश राजभर 1 साल पहले इन्हीं के साथ थे और उन्होंने कितने गंभीर आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया। और ये आपको बता दें, हताशा, कुंठा, निराशा है। 5 सितंबर को जब चुनाव होंगे और उसके बाद परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा, निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी घोसी उपचुनाव में। ठीक है, देशबंधु दीक्षित जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन एक बार सपा के प्रवक्ता का भी रुख कर लेते हैं। देखिए देशबंधु दीक्षित जी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर बस इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की नीतियों से परेशान हो चुके थे। इस बात में कितना दम दिखाई देता है तारिक जी आपको? अभी कुछ दिन पहले तो वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, फिर बीजेपी के जो मंत्री हैं इस तरीके से ये बात तो सब। अब देखिए
राजभर साहब क्यों गए हैं? उनको बड़ा घर चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए, दोनों बच्चों का टिकट चाहिए। तो भैया बीजेपी ने कह दिया हम देंगे, तो वहां चले गए। घर की सफाई हो रही है, नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। एक लड़के को एमएलसी और एक को सांसद बना दे। बीजेपी ने वादा किया तो उसमें बुराई क्या? कोई बुराई नहीं, उसमें तो उनका हित था जहां पर वो चले गए। अब वो अलग की बात है कि वो झूठ मूठ ऐसे पिछड़ा और 17 जातियां करके गिनाया करते हैं कि लोग ये वो फलाना धमाका, वो सब कहने के लिए, खाली मुंह से बोलने के लिए है कि उनके हक की लड़ाई। जब उनकी हक की लड़ाई लड़नी थी तो बीजेपी ने आने से पहले जो उनकी हक की लड़ाई विधानसभा में एक बार झूठ मूठ बोल दिए थे, उसको भी पूरा करा दे। देखिए पार्टियां इधर उधर जाती रहती हैं, लेकिन क्यों जा रही है ये अहम है। आपका कोई राजनीतिक हित था और बीच में अगर, देखिए दल बदलू कानून आया, एक बात समझ लीजिए, आपके चैनल पे बहुत अहम बात बता रहा हूँ। जो दल बदलू कानून आया उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर 2/3 से कम लोग पार्टी को छोड़कर जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि जनादेश किसी पार्टी को मिलता है, और आप अगर बीच में 5 साल के बाद आप फिर जनता की अदालत में जाए, बीच में आप हेरा फेरी करेंगे, तो जनादेश भाजपा को, राजभर की पार्टी को, बीजेपी के खिलाफ। अब आप बीच में पद पाने के लिए, बड़ा घर पाने के लिए, मंत्रालय पाने के लिए इधर उधर करेंगे तो अब उसका अंजाम आपको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो सीधा सी बात है, इसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी बात ही नहीं है। जब आपको चुनाव आएगा, जनता ने मैंडेट किस बात पे दिया? आप जितने भी विधायक हैं जीते हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट जीते हैं। अब आपको सत्ता चाहिए। एक 1967 में हरियाणा में एक नेता थे, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने एक दिन में 3 पार्टियां बदल दी। सुबह किसी और पार्टी में, दोपहर किसी और पार्टी में, शाम को किसी और पार्टी में। अब अभी गिनाने लगेंगे कि देखिए समाजवादी पार्टी ने इनसे गठबंधन किया, उनसे गठबंधन किया। देखिए गठबंधन होना और बीच में जनादेश का अनादर करना, इसमें फर्क है। आपकी पार्टी है, ये आपका अधिकार है, लेकिन मैं ये बात हमेशा कहता रहूंगा कि जो जनादेश आपको 5, 6, 7 जितने विधायक हैं उनको मिला है, वो बीजेपी की नीतियों के विपरीत दिशा में। साल कार्यकाल किए बगैर आप अगर अपने निर्णय को बदलते हैं, इसका मतलब है कि आपने मध्यकाल 5 साल पूरा किए बगैर मध्यकाल में जनादेश का अनादर किया है। आप 5 साल को पूरा करते और फिर ठीक है तारिक जी, पहले मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि आपकी आवाज को ठीक करें, क्योंकि नेटवर्क ग्लिचेस की वजह से आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है अच्छे से। सबसे पहले देखिए, मैं एक बार फिर से सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव का वो पहले बयान सुना देती हूँ, फिर इसके बाद मैं दयाराम भार्गव जी के पास आऊंगी। श्री शिवपाल यादव जी, बता दे घोसी की जनता में 4 वर्ष सरकार थी, कितने राजभर चौहान बिंद केवट मल्ला अपाल प्रजापति को नौकरी दिया, कितने लोगों को हिस्सेदारी दिया, कितने लोगों को थाने पर सिपाही दरोगा बनाने का काम किया। आपको सब जब सरकार रहती है तो सिर्फ सफाई के लोग नजर आते हैं, और जब वोट लेना होता है तो घोसी की जनता नजर आती है। आपको यह याद होना चाहिए कि यही प्रोफेसर रामगोपाल जी हैं। भूमाफिया का अगर सबसे बड़ा लिस्ट बनेगा तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का बनेगा। सबसे बड़ा घोटालेबाज का लिस्ट बनेगा तो उसमें श्री शिवपाल यादव जी का नाम बनेगा। सबसे बड़ा अगर लैपटॉप घोटाला करने का नाम श्री अखिलेश यादव जी का नाम दर्ज होगा। तो ये समाजवादी पार्टी घोटालेबाजों की पार्टी है, उनका इतिहास भी घोटाला से बड़ा फेरिस्ट लिस्ट बना हुआ है। तो इन्होंने ये लोग आए हैं घोसी की जनता का विश्वास जीतने के लिए। घोसी की जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी और जो इन्होंने बीज बोया है नफरत का, जो इन्होंने गरीबों के साथ अन्याय किया है, अपनी सरकार में थाने पर मुकदमा नहीं वो दर्ज होने देते थे, लोगों के साथ प्रताड़ित करते थे, लोगों की जमीनें कब्जा करते थे। तो देखिए अरुण राजभर का ये बयान सबने सुना। अब एक बार फिर से मैं वापस अपने गेस्ट का रुख कर लेती हूँ। देखिए लगातार सुभाषपा से दयाराम भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दयाराम जी, देखिए ये जिन घोटाले का जिक्र अरुण राजभर आज अपने बयानों में करते नजर आए, ये तो सारे घोटाले 2017 से पहले के हैं, लेकिन 2022 में भी आपने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, तब आपको इन घोटालों की याद नहीं आई। अचानक से इन घोटालों की याद क्यों आ गई चुनाव से पहले? देखिए सबसे पहले तो अभी समाजवादी पार्टी के तारिक खान जी बैठे थे, उनके कुछ सवाल है उसके जवाब दे दो। इन्होंने कहा दल बदलू,
अब हमारे प्रवक्ता भाई को यही नहीं समझ में आता दल बदलू कहाँ से हो गया। कुछ पढ़ाई करें। उन्होंने बाकायदे विधानसभा अध्यक्ष के सामने इस्तीफा दिया, समाजवादी पार्टी के समस्त पदों पदाधिकारी पद से विधायक इस्तीफा दे करके उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। तो ये दल बदलू नहीं आता। दूसरी बात, इन्होंने बताया गठबंधन के बारे में, ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में। जब समाजवादी पार्टी 3 बार गठबंधन करती है तब इनका गठबंधन दुरुस्त रहता है, लेकिन कोई दूसरा गठबंधन करे तो वो अदुरुस्त दिखाई देता है। गठबंधन के दौर में गुजरने वाली समाजवादी पार्टी, अभी तारिक जी कह रहे थे कि इनके 6 सीटें आई हमारी बदौलत आई, हमने माना। लेकिन ये बताइए 2017 में आप चुनाव लड़े थे, 47 सीट क्यों थी आपकी? आप पश्चिम लड़े, पूर्वांचल लड़े, मध्यांचल लड़े, बुंदेलखंड लड़े। बुंदेलखंड, मध्यांचल और पश्चिमांचल को अलग कर दो, कितनी सीटें आपकी पूर्वांचल में आई ये जग जाहिर है। दूसरी बात आती है चुनाव में। चुनाव की क्रिया और प्रक्रिया में समाजवादी पार्टी बिल्कुल फिसड्डी नजर आ रही है। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई जनाधार से घबराई हुई है। दरअसल देखिए, समाजवादी पार्टी को पीड़ा ये है, पीडीए का नारा देके, पीडीए का कसम खा करके एक पिछड़े वर्ग से कोई इनको प्रत्याशी नहीं मिल पाया। तो आप पीडीए की कौन सी परिभाषा देना चाह रहे भाई? सुधाकर जी ही मिले जो इतने दबंग हैं। जाकर देखिए, ब्राह्मण की उन्होंने हत्या किया है, उन पे इल्जाम लगे हैं। दलित का उन्होंने हत्या करा है, उन पे इल्जाम लगे हैं। मुसलमानों को उन्होंने हत्या करा, उस पे इल्जाम लगे हैं। और किस तरह वहां समाज में उनके प्रति जना आक्रोश है वो आप धरती पे समझ नहीं पाएंगे। घोसी की जनता ये चीख चीख के कह रही है कि दारा सिंह चौहान हमारे नेता हैं। अगर वो उधर गए थे ठीक है, इधर आए, लेकिन उनके यहाँ कोई ऐसी बातें नहीं है। जो भी गया, जैसा भी गया, सबका उन्होंने सम्मान किया, जितनी बार भी वो विधायक रहे। ये तारिक अनवर जी, पहली बात ये जो आपने बात किया इसका खंडन है। दूसरी बात, आप बात करते जातियों का नाम गिनाते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जब आपकी 4 बार सरकार थी तो केवल यादव को छोड़ करके बताइए थाने चौकी में किस वर्ग को आपने देने का काम किया? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी भी थाने चौकी में चले जाइए, 5-7 यादव पुलिस सिपाही दरोगा जरूर मिलेगा। कैसी बात कर रहे हैं? वहां नाई गौड़ पाल प्रजापति चौहान बिंद केवट मल्ला नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अरकबंशी बयाला बलिया नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इसका कारण है इस वर्ग का वोट आपने लिया और इनको गुमराह करने का काम किया। ठीक है, देखिए दयाराम जी, आपके इल्जाम हम सुन रहे हैं, देखिए इल्जाम सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 2017 के पहले कि आपकी पार्टी को स्थिति पता नहीं थी कि समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है, कौन से घोटाले किए, कौन से भ्रष्टाचार किए। जब आप उनके साथ आते हैं तो आपको समाजवादी पार्टी की हर एक नीति चंगी लगती है। अब आप उनसे अलग हो गए तो आपको लैपटॉप घोटाला याद आ रहा है, रिवर फ्रंट घोटाला याद आ रहा है। तो क्या ये घोटाले आपको 2022 से पहले नहीं पता थे क्या, जब आप उनके साथ थे? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, दूर का ढोल सुहावना होता है। आपने कहावत तो सुनी होगी, समाजवादी की कृतियां और प्रतिक्रिया क्या थी। हम तो दूर थे, हम तो इनके घर में जाके समझ में आया। इन्होंने हमें 16 सीट दिया, 14 सीट पे स्वयं अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी लड़ाए, अपने समाजवादी पार्टी के नेता लड़ाए और सिंबल हमारा यूज किए। गठबंधन धर्म यही कहता है। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा था चुनाव से पहले, याद करिए उनके बयान को, उन्होंने कहा था 2022 में हम समाजवादी अखिलेश के साथ हैं, चाहे एको सीट नहीं देंगे, हम इनके साथ चुनाव लड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी की जो कहती है वो करती तो है नहीं, लेकिन नेताजी ने कहा था तो साथ निभाने का काम किया। अब बात आती है यहाँ पे पीडीए की, फिर बात आ रही है। ये पिछड़ा दलित का नाम ले करके, कार्ड खेल करके जिस तरह की ये भूमिका समाजवादी पार्टी बना रही है, अगर समाजवादी पार्टी इन लोगों को हक अधिकार दिया होता तो आज समाजवादी पार्टी को बोलने की और कहने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, बार बार दल बदलू की बात करते हैं। अरे जिस शिवपाल यादव को श्री अखिलेश यादव ने लात मार के भगाया हो और इस तरह प्रताड़ना किया हो, वो हमको ना समझावे, हम खूब समझ रहे हैं। और घोटालों की फरस्ती में हम नहीं कह रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी क्यों कहेगी? अरे भाई, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि अगर आप गोमती रिवर फ्रंट की बात करें, घोटालों में तो अखिलेश यादव जी का नाम आएगा उसमें, पेंशन में आपका नाम आएगा उसमें, समाजवादी पेंशन का। और जो फुटपाथ पे साइकिल फुटपाथ बना है उसमें आपका आएगा। और भू माफिया में अगर आएगा प्रोफेसर राम गोपाल जी का नाम आएगा। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता कह रही है। ठीक है तारिक खान, आप इनके सभी जो जवाब है इसको दीजिएगा, लेकिन अभी देखिए एक सवाल यहाँ काफी अहम हो जाता है कि लगातार दयाराम भार्गव ये कह रहे हैं कि दूर के ढोल सुहावने हैं। हमें समाजवादी पार्टी में जाकर पता लगा कि वो बस सुभाषपा का इस्तेमाल करना चाहते थे, इसीलिए हम उपचुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले अलग हुए। तो क्या आप इस उपचुनाव में सुभाषपा का इस्तेमाल करना चाहते थे? क्या घोसी उपचुनाव में आप सुभाषपा के सहारे जीत दर्ज कराना चाहते थे क्या? तारिक खान जी, ऐसा है कि अब आवाज आ रही है? मेरे की आपकी आवाज नहीं आवाज आ रही है मेरी? जी तारिक जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। मैं कह रहा हूँ, अभी ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी की सीटें कम थी। अरे भाई, आप ही आ गए तो हम सीट जीत गए। मैं तो कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का गठन भी आप ही की पार्टी की वजह से हुआ है। सारा क्रेडिट आप ही का मुद्दे पे है। रहिए ना, उपचुनाव, घोसी उपचुनाव का मुद्दा, आप लोग पार्टी के गठन की बात कर रहे हैं, सीधा मुद्दे पे आइए ना कि देखिए दयाराम भार्गव, दयाराम भार्गव को खूब बोलने दिया, अब हमें नहीं बोलने सवाल है कि दिया। दयाराम भार्गव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सुभाषपा का इस्तेमाल करना चाहती थी, इसीलिए वो घोसी उपचुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले अलग हो गए। इसका जवाब दीजिए। उसी में सारा जवाब है। मैम जी बताइए। चीजों को समझना बहुत जरूरी है और जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैंने दल बदलू कानून की बात नहीं की थी, मैंने कहा था ये, और मैंने उसको उनके संदर्भ में नहीं कहा जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं दारा सिंह चौहान। ये संदर्भ ये था कि किसी भी पार्टी को अगर आप बीच में बदलते हैं पाला तो वो जनादेश का अनादर होगा। इस बात से ना मैं इनकार कर पाऊंगा ना आप इनकार कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके 5-6 विधायक, ये बताइए कि उनको जो वोट मिला था वो तो बीजेपी के अगेंस्ट में मिला था। आप किसी सिंबल पे लड़े हों, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब या तो उन 5-6 विधायकों का आप इस्तीफा दिलवा कर फिर से जो चुनाव लड़ लीजिए, ये बात से इनकार नहीं है कि दारा सिंह चौहान लड़ रहे चुनाव, वो फिर से जीत गए तो जनता का जनादेश होगा सर आंखों पे, आप भी फिर से लड़ लीजिए, मगर आपको चाहिए कुर्सी। अच्छा, फिर दूसरी बात करते हैं। आपने ये कहा कि आप जो आपके मुद्दे थे, जिन मुद्दे पे सुभाषपा आगे बढ़ी या चली या 17 जातियों के नाम गिनाए और समाजवादियों पे आरोप लगाया, जैसे योगी आदित्यनाथ ने वहां पर विधानसभा के अंदर आरोप लगा दिया कि 56 में 46 की 46 में 56 यादव लोग होते। चलिए भाई ठीक है, जातिगत जनगणना, अब तो बीजेपी के साथ आप चले गए। आपका आरोप है कि यादव बिरादरी वोट सारे ले लेती है, ठीक है, सही, चलिए मान लेते हैं, ये भी सारी बातें आपकी मान लेते हैं। तो आप जातिगत जनगणना करा दीजिए, जिन जातियों का हक पीछे है और उनको उनकी आबादी के हिसाब से जब उनकी गिनती हो जाएगी, उनका इकोनॉमिक स्टेटस पता चल जाएगा। अभी नाटक करेंगे, देखिए मैं खुला आरोप लगा रहा हूं, मैं सीधा एक सवाल में एक लाइन में जवाब दे दें कि कब बीजेपी के सीने पे चढ़कर कहेंगे कि जातिगत जनगणना कराइए, कब जो जातियों का समायोजन का जो सवाल है वो कब आप जाएंगे प्रधानमंत्री से टाइम लेंगे, भाई इतना बता दें, जनता जाननी चाहती है हम लोग कौन है। आप जाइए बेकार महल में रहिए, बोले से जो मिला है लड़कों को टिकट दिला दीजिए, करोड़ों रुपया कमा लीजिए, हमसे क्या मतलब भाई। ठीक है तारिक जी, ठीक है, 10 सेकंड में आपकी बातों को पूरा करिए। अभी नहीं कंप्लीट नहीं किया मैंने। हाँ, 10 सेकंड में बातों को पूरा टाइम दे रही है। दीक्षित जी भी बने हमारे साथ लगातार। मैं कह रहा हूँ कि इसका जवाब ले लीजिए कि आप कब बीजेपी के साथ गए हैं। तो जिन मुद्दों की आप बात करते रहे हैं, बैकवर्ड की जातियों की समायोजन की और बैकवर्ड की जो जातियां हैं उनको अलग अलग हिस्सों में बांटने की, इन सब डिमांडों को आप बीजेपी के सामने कब उठाएंगे बता दीजिए, ये जनता जानना चाहती है। आप दुनिया भर का बताएंगे कि हम गए थे, हमसे मिले नहीं, अखिलेश यादव क्या करते हैं, एसी में रहते हैं, कुछ भी। सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब। क्यों? क्योंकि जनता ने इन्हीं मुद्दों को समाजवादी पार्टी ने उठाया था, आपको वोट दिया। उठाएंगे या मना कर दें कि हम नहीं उठाएंगे, हमें घर चाहिए था, हमें बंगला चाहिए था, हमें गाड़ी चाहिए थी, हमें लड़के का मंत्रालय चाहिए था, सांसदी का टिकट चाहिए था, सब मिल गया है, सिक्योरिटी तो पहले ही मिल गई थी, तो भाई कोई बात नहीं। ठीक है तारिक जी, हो गया आपका। चलिए दयाराम भार्गव जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए 10 सेकंड में, क्योंकि लगातार देशबंधु दीक्षित जी बने हमारे साथ, उनसे भी छोटा सा कमेंट लेना है मुझे, दीजिए। देखिए, मुझे समय दे तो या तो आप देशबंधु जी तो ले लीजिए, मुझे समय दीजिए प्लीज इनके सवालों का जवाब। ठीक है, आप देशबंधु के लीजिए, मैं दोबारा जुड़ जाऊंगा। नहीं बोलिए।
10 सेकंड में नहीं पूरा हो सकता। आप देशबंधु जी के लीजिए, मुझे समय दीजिएगा। नहीं, चलिए आप अपनी बातों को रखिए, मैं उसके बाद देशबंधु दीक्षित जी का रुख करूंगी। देखिए, घोसी विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है, वहां पिछड़ा, दलित, मुसलमान एकजुट होकर के दारा सिंह चौहान को 5 तारीख को बिल्कुल मोहर लगा करके उनको लखनऊ के सदन में पहुंचाने जा रही है। न्याय पाने के लिए विकास की यात्रा में वहां की जनता इतनी ज्यादा हतोत्साहित है, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया है। चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी एसी में बैठ करके जो है ना, अपने आप को गुणगान करे कि हमने क्या क्रिया प्रतिक्रिया करा है। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए मिल करके 2024 के उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट को जिता करके दोबारा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। अब बार बार जो बात आ रही है यहाँ पे, इन्होंने जातियों की बात करी। एक बात हमारे तारिक भाई बता दीजिए, बार बार आप कह रहे हो हमने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करी, हमने जातिवार जनगणना की बात करी, हमने 17 पिछड़ा जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को, ये हमारे मुद्दे हैं, ज्वलंत हैं। हम इसको तब तक उठा रहे रहेंगे जब तक इनको हक अधिकार नहीं मिल जाता। दूसरी बात, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो पिछड़ी जात की 27% आरक्षण है, जो रोहिणी आयोग आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना था, उन्होंने अपना रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंपने का काम किया है। जल्द ही उन पर अमलाजामा पहनाया जाएगा। दूसरी बात, जो 17 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात थी, उसमें भर राज्य को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 17 जिलों में जो सर्वे करा करके उसका दोबारा एक फाइल बना करके जो है केंद्र सरकार को भेजने जा रहे हैं। मैं बार बार इस चीज की चिंता कर रहा हूँ, आपने क्यों नहीं किया? दूसरी बात सुन तो लीजिए, आप उस पे सुनिए, जातीय जनगणना पे डिबेट किसी और दिन करा लेंगे ना, आज मुद्दे पे रहिए आप। सुन तो लीजिए। अब दूसरी बात सुनिए तो सही। हमारे भाई ने प्रश्न किया, उसका जवाब दिया, फिर मैं जातीय जनगणना की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी को कौन वोट करेगा बताइए? वहां घोसी में कौन वोट करेगा? इनके सरकार में जो निषाद समाज के लोग पीड़ित थे वोट करेंगे? राजभर समाज के लोग रहते थे जो पीड़ित है वो करेंगे? इस तरह तमाम ऐसे जातियां हैं, चाहे निषाद हो, दुसाद हो, कुर्मी हो, खटीक हो, बाथम हो, खरवार हो, ये तमाम ऐसी जातियां इनके रहते हुए उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी की सरकार थी तो थाने चौकी में लतियाए जाते थे। इनके एफआईआर दर्ज नहीं होते थे। इनके शासनकाल में दंगे अलग से हुआ करते थे। तो जिस सरकार में दंगा मुक्त सरकार हो गया, जिस सरकार में गरीबों का जो एफआईआर दर्ज हो रहा है, उनकी सुनवाई हो रहा है, आप हमें बता दीजिए जनता उसको वोट करेगी? जो सपा की सरकार में लतियाए जाते थे, एफआईआर दर्ज नहीं होते थे, उनको वोट करेगी? तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देशबंधु दीक्षित जी लगातार सुभाषपा के प्रवक्ता तो आप ही के पक्ष में है, लाजमी भी है भाई, अब आपके सहयोगी है तो आपके पक्ष में बोलेंगे। लेकिन जनता कैसे भरोसा करेगी? जिस प्रत्याशी को आपने अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में उतारा है, वो हर एक दल का स्वाद चख चुके हैं। उन्हें बसपा का स्वाद पता है, समाजवादी पार्टी का स्वाद पता है, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जनता भरोसा करे तो कैसे करे और किस पर करे भरोसा? देशबंधु जी। देशबंधु जी से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तारिक खान का रुख करते हैं। तारिक जी देखिए, अब सवाल एक और उठता है कि समाजवादी पार्टी ने अब उस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है जिसका साल 2022 में टिकट काट दिया गया था। अगर साल 2022 में टिकट काट दिया गया तो ऐसी मजबूरी क्या थी जो आपको इस बार उनको टिकट देना पड़ा? मजबूरी नहीं होती है, इसको मजबूरी क्यों कहेंगे? हमें जरूरी है क्या ये आपके लिए? फिर किसको लड़ा दें आप बता? एक पीडीए नहीं मिल पाया पिछड़े समाज से। तारिक जी, मैं आपकी पार्टी की होती तो शायद बता देती, लेकिन फिलहाल मैं पार्टी की नहीं हूँ तो मैं नहीं बता सकती ना इस पे। देखिए मैम, ऐसा है ना कि मुझे लगता ये है कि पार्टी अपना एनालिसिस करती है कि कौन सा कैंडिडेट बेहतर चुनाव लड़ पाएगा, और ये पार्टी का एनालिसिस है। वो पहले भी विधायक रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं कई बार, तो बेहतरीन चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी वहां पर जीत दर्ज करेगी। और जनादेश, इस बात का मुझे इसलिए उम्मीद है कि जनादेश जो था, देखिए किसी भी विधानसभा चुनाव में 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, एक तो पार्टी का और एक कैंडिडेट का। अगर दारा सिंह चौहान कैंडिडेट थे तो साइकिल सिंबल भी था साथ में,
जो वोट 1,08,000 पड़े वो साइकिल सिंबल पे पड़े थे। अभी आप बार बार ये बात कह रही थी कि घोसी चुनाव पे बात करो, घोसी चुनाव पे बात करो, उसी पे बात कर रहा हूँ। जो बीएसपी का कैंडिडेट था उसको 54,000 वोट मिले थे। बीएसपी का कैंडिडेट इस बार है नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो पूरे के पूरे 1,08,000 वोट क्या किसी कैंडिडेट के नाम पर नहीं होते हैं, वो मिश्रित होते हैं, उनको अलग अलग करना मुश्किल होता है। उसमें समाजवादी का वोट भी रहा होगा और जो चौहान साइकिल सिंबल पे थे उनका भी वोट रहा होगा। इस बिना पर हम ये कहते हैं कि जनादेश बीजेपी के विपरीत दिशा में था। अब सीधी लड़ाई दो लोगों की है, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से। तो उसमें मुझे लगता है कि जो बीजेपी के विपरीत जो वोट जाते हैं, जिन भी समाज से जाते हैं, जिनको लगता है कि उनके साथ अहित हो रहा है, वो चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, वो लोग समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे क्योंकि वो बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं है या सुभाषपा की विचारधारा से सहमत नहीं है। अब अगर वो लोग आते हैं, लेकिन फिर एक बार यहाँ रोक रहा हूँ, अंतिम निर्णय में जनता का होता है, उससे बड़ा निर्णय किसी का नहीं है। हम चुनाव हारे हैं, 110 विधायक हमारे जीते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ने मैंडेट नहीं दिया है। ये भी मैंडेट है, ये विपक्ष में बैठने का मैंडेट है और इनसे सवाल पूछने का मैंडेट है। और इनकी तरह गद्दी पाने के लिए कमरा, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, सिक्योरिटी, 4 पुलिस वाले, हेलो मैं आ रहा हूँ, मंत्री जी आ रहे हैं, छोटा कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष, बड़ा नेता बन गया एक जमाने में। ठीक है, अच्छी बात है, तरक्की करिए, लेकिन जिस समाज की जिम्मेदारी लिए हो उसका भी ख्याल रखो, उसका भी आप ख्याल रखो। ये जनादेश का अनादर कर कर इधर उधर आया राम गया राम, इधर भाग गए उधर भाग गए। मेरे कहने का मतलब दल बदलू कानून आने का ये है मैम कि दल बदलू कानून की जो एक आत्मा होती है किसी कानून को लाने, वो इन्हीं जैसे लोग ने मजबूर किया था जो बीच में इधर उधर जाते। ठीक है, पूरे हो गया। देखिए देशबंधु दीक्षित जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? सिर्फ 2 सेकंड दीजिए, आपको पूरा अधिकार है। ठीक है, जब आप 5 साल बिता ले तब इधर उधर करिए। बिल्कुल ठीक है, जल्दी जल्दी बोलिए फिर आप लोग। अब 5 साल बिता लीजिए, खूब इधर उधर करिए, तब आप किसी के साथ भी जाइए। मेरे ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाना निराधार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जनादेश का अनादर नहीं किया। जब चुनाव हो गए तो गठबंधन किया, जिसका उसको अधिकार है। आप भी 5 साल पूरा कर कर गठबंधन करते, आपने बीच में इधर उधर पार्टी बदली है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा अनादर है, वो भी कुर्सी के लिए, घर के लिए, छोटी छोटी चीजें। लेकिन बात यह है, जब आदमी जिलाध्यक्ष से बड़ा बच जाता है तो सोचता है कि बड़ा घर हो, भाई गाड़ी घोड़ा हो, 4-4 गाड़ियां पीछे चले, मंत्री बने, ठीक है बनिए, अच्छी बात है, लेकिन उस समाज के लिए आपने जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि हम अपनी जो मुद्दे थे उनके साथ हैं, जातिगत जनगणना के साथ हैं, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट के साथ है। मैंने इस साथ नहीं पूछा था, मैंने कहा था कब बीजेपी दफ्तर जाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे और प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। आप लोग घूम घूम के जातीय जनगणना पे आ जा रहे हैं। भाई मुद्दा है घोसी उपचुनाव, उस पे रहिए। वापस आऊंगी, देशबंधु दीक्षित जी हमारे साथ लगातार आप बने हुए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी अब पीडीए का बीड़ा उठाए लिए चली है, और अगर ऐसे में हम घोसी उपचुनाव के अगर जातीय जनगणना पे नजर डालें तो प्राइम टीवी के डेटा के मुताबिक 62,352 ऐसे वोट है जो दलित वोटर्स आते हैं इस सीट से। ऐसे में मायावती चुनावी मैदान में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है वो समाजवादी पार्टी से आया हुआ प्रत्याशी है, जिन्होंने हर एक पार्टी का स्वाद बखूबी चखा है। जनता भरोसा कैसे करेगी, पहला सवाल ये रहा। और दूसरा, दलित वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका इस सीट पर निभाते हैं। देशबंधु जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी देशबंधु जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने धैर्य पूर्वक सुना। मैं चाहूंगा, देखिए जैसा कि आपने कहा, बसपा की भी यहाँ बहन मायावती जी 4 बार सरकार रही, और सपा की भी लगभग 7 में उनकी भी सरकारें बहुत 15 वर्षों तक इन्होंने देखा। तुलनात्मक रूप से जब 6 वर्षों की हमारी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को देखा जाए तो आदमी समझ जाता है कि इनके कार्यकाल में केवल लूट खसोट हुई। और जैसा कि आपने प्रश्न दूसरा पूछा तो उसको संबद्ध करते हुए मैं कहता हूँ, पहले दारा सिंह चौहान इनकी पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अगर कोई भी व्यक्ति आकर सम्मिलित होना चाहता है तो हम उससे इनकार नहीं कर सकते, बशर्ते आपने देखा होगा कि वह देश जनहित के कार्यों से जुड़ा हो। और रही बात
ओम प्रकाश राजभर जी जो इनके साथ थे पहले, वह भी हमारे साथ आए। तो लगभग 62,000 वोट घोसी में राजभर समाज के भी आते हैं और एक बड़ा वोट बैंक जो है वह हमारी तरफ आएगा, क्योंकि घोसी ही नहीं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, हम अपने काम के, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर हमेशा जनता के बीच जाती है। जनता के हित के जुड़े हुए मुद्दों को, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, हमेशा हमेशा हमने समाधान खोजने की कोशिश की। इनकी राजनीति में आपने देखा लूट घसोट और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान, नित नए कीर्तिमान स्थापित हुए। इसके पहले भी आपने देखा विभिन्न प्रकार के प्रयोग, चाहे कांग्रेस के 2 युवा राजकुमार बैठे हों, चाहे इन्होंने देखा होगा अपने ध्रुव विरोधी बहन मायावती बसपा के साथ भी सपा ने चुनाव लड़ा, और चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2017 का हो, चाहे 19 का हो, 2 लोकसभा और यहाँ तक कि अभी आपने देखा पिछले कुछ महीनों में ही स्थानीय निकाय हुए, 17 नगर निगम भी ये हार गए। तो देखिए जनता से इनका कहीं जुड़ाव नहीं है। और जहां तक रही समाजवादी पार्टी, वो कमरे के अंदर ट्विटर खेलना ज्यादा पसंद करती है, उनका जनता जनार्दन से कोई आवेदन नहीं। और रही बात जाति जनगणना का जो आपने प्रश्न उठाया, तो मैं कहूँ चाहे दलित समाज हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, हमने सभी के हित के काम किए। हम भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति के साथ हमने काम किया। हम जाति विशेष की कोई बात नहीं करते। यह लोग पार्टियां एक जाति विशेष के, देखिए तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण, यह बात कई बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने और यशस्वी मुख्यमंत्री ने पटल से कह दी। हमारे लिए प्रत्येक नागरिक, 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी और उसके हित के लिए जो भी अच्छे कार्य होंगे वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, और हम उन अपने कार्यों के द्वारा ही जनता के मुद्दे पे जाएंगे। देखिए जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद के नाम पर इन्होंने बार बार उत्तर प्रदेश को बांटने की कोशिश की। अब इनकी वह राजनीति नहीं चलेगी, इसीलिए बार बार जाति का मसला उठाते हैं। और जनता समझदार है, वह देखती है। और आपने देखा पिछले 5 वर्षों में जो मुख्यमंत्री ने कार्यकाल में जो भी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ाने का कार्य किया, उसी का आशीर्वाद हुआ कि 37 वर्षों बाद आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा हमारी सरकार बनी। तो हमने जो ठीक है, लेकिन देशबंधु जी देखिए, ठीक है, आपकी पार्टी जनता के बीच विकास कार्यों को लेकर जा रही है, लेकिन ये जो इधर उधर पार्टी के कैंडिडेट आपके पास आ रहे हैं, आप उनको प्रत्याशी बना रहे हैं, जनता कैसे भरोसा करे? जनता भी तो भरोसे में होनी चाहिए ना, कि जनता को भी भरोसा हो कि भैया अब ये पार्टी, अब ये कैंडिडेट इसी पार्टी का रहेगा। लेकिन अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो वहां की जनता दारा सिंह चौहान पर भरोसा करती हुई कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। माननीय दारा सिंह चौहान की जो बात हुई, आपने कहा कि वह सपा के प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो जनता तो यह समझ रही है कि जब ये समाजवादी पार्टी में क्यों गए। वहां आपने देखा होगा जो इनके साथ जो विरोधाभास हुआ या अत्याचार हुआ, ये जिस दबाव में क्षेत्र की जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे थे, उससे ये समाजवादी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। यही सुभाषपा है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत कुछ कहकर गए थे, लेकिन जब उनको लगा कि जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी में न्याय नहीं होगा और जनता के विकास के साथ हम जुड़ नहीं पाएंगे, तो यह लोग अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कर रहे। भारतीय जनता पार्टी न किसी को तोड़ने में विश्वास रखती है, न हम तोड़ फोड़ में विश्वास रखते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसका हम स्वागत करते हैं। और चूंकि वो क्षेत्र के विधायक थे, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगा होगा वो एक उचित उम्मीदवार है और जनता की सेवा कर सकेंगे। तो यह सब ध्यान में रखते हुए उनको वहां प्रत्याशी बनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार काम कर रही जनहित के मुद्दों पर, उसके साथ वो जुड़ेंगे। तो जनता जनार्दन भी समझती है कि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, अगर उससे यह अपना जुड़ाव महसूस करते हैं तो उसी कार्य को ये और तेजी से बढ़ाएंगे। और घोसी भी वह हिस्सा बनेगा, जैसे 74 जिले उन्नति के पथ पे अग्रसर है, वैसे 75वां जिला घोसी भी निसंदेह। देखिएगा 5 सितंबर को जब वोट पड़ेंगे तो परिणाम आएंगे, तो ये बता देगी वहां की बीजेपी कि भारतीय जनता पार्टी के जो विकास के मुद्दे हैं, जनता उसके साथ जुड़ी है।
प्रत्याशी का चेहरा बदल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विकास परक नीति है और सबका साथ सबका विकास और सबके साथ के साथ जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उसी नीति पे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में देखिएगा घोसी का भी चहुमुखी विकास होगा। ठीक है, देखिए तारिक जी, साफ साफ देशबंधु दीक्षित जी ने कहा कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं ये समाजवादी पार्टी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे साथी हमको छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने उन्हें जनता के लिए काम नहीं करने दिया। ठीक दारा सिंह चौहान के साथ भी ऐसा ही किया गया। ये आरोप देशबंधु दीक्षित जी समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं। तो देखिए तारिक खान जी से संपर्क नहीं स्थापित हो पा रहा है। चलिए ठीक है, एक छोटा सा कमेंट लेते हैं दयाराम भार्गव जी से। दयाराम जी देखिए, अब तो सीधी सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, लेकिन देखिए अंदर खाने लगातार ये कहा जा रहा था कि मऊ सीट से हो सकता है सुभाषपा के किसी प्रत्याशी को टिकट मिले, सुभाषपा के किसी दिग्गज नेता को टिकट नहीं मिले। क्या इसको लेकर कोई मलाल नहीं है क्या सुभाषपा में? अभी हम बात कर रहे हैं, हम बात जो है घोसी उपचुनाव पे कर रहे हैं। आपके माध्यम से जानकारी है, जैसा कि अभी आपने बताया कि 36,000 चौहान का वोट है, दलितों का 62,352 वोट है जी। मैं दलितों के बारे में बता दूं, मान्यवर काशीराम के नाम पर जिले का नाम पड़ा था, समाजवादी सरकार में उस नाम को बदला गया। दलितों के साथ मजाक और धोखा किया इन्होंने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान रचयिता, जिनकी जहां मूर्ति लगी हुई है, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि जहां मूर्ति बाबा साहब की लगती है, जिधर को हाथ करते वो जमीन कब्जाने का काम करते। ये दलितों के साथ मजाक है, उनका अपमान करने का काम करते हैं। और दलितों का, जब सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, दलितों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी करती है। बहन कुमारी मायावती के साथ किस तरह का गेस्ट काउंट हुआ था और चीरहरण हुआ था, वो दलित समाज बहुतायत जानता है। इसलिए दलित जो समाज है वो बहुत समझ रहा है, समझदार है कि हमें समाजवादी पार्टी को ना करके हमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जो एनडीए के जो हमारे घटक साथी लड़ रहे हैं चुनाव, दारा सिंह चौहान, उनको वोट करके लखनऊ के सदन पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि चौमुखी विकास चाहिए, सबका साथ सबका विश्वास का अगर नारा दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो उसमें सभी को जो है साथ मिल रहा है, किसी एक को नहीं मिल रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी चाहे वो मुसलमानों को गुमराह करे, चाहे दलितों को गुमराह करे, चाहे पिछड़ों को गुमराह करे, केवल ये गुमराह करती है। हक अधिकार समाजवादी पार्टी में नहीं मिल सकता। हक अधिकार मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के शासन में मिलेगा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे के साथ में संपूर्ण विकास देश और प्रदेश में होने जा रहा है जी। दयाराम भार्गव जी, काश यही सीख आपने 2022 के चुनाव में ले ली होती तो आज स्थिति कुछ और होती। धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, घोसी उपचुनाव नजदीक है। 5 सितंबर को घोसी की जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी, जहां सीधा सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच है। दरअसल इस सीट पर उपचुनाव की वजह है कि दारा सिंह चौहान बतौर सपा से 2022 में विधायक चुने गए थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अब घोसी में उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। लगातार समाजवादी पार्टी पर सुभाषपा की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों को समाज के विकास के लिए काम करने नहीं देती है। यही वजह है कि धीरे धीरे करके हर एक छोटे छोटे दल और हर एक पार्टी का नेता उनसे अलग होता जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बस खुद के परिवार को और खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। तो वही समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि टिकट का लालच देके, सत्ता का लालच देके लगातार भारतीय जनता पार्टी बस नेताओं को खींच के उनका दल बदल करके उनको अपनी तरफ कर रही है। सिर्फ यही लक्ष्य है। लेकिन अब घोसी उपचुनाव नजदीक, ऐसे में हर एक पार्टी की जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। बयानों का दौर जारी है, प्रचार का दौर जारी है। ऐसे में अब जनता के हाथ में फैसला है कि 5 सितंबर को जनता किसके पक्ष में फैसला देगी, दारा सिंह चौहान या फिर सुधाकर सिंह। इसका नतीजा 8 सितंबर को घोषित होगा, जब परिणाम आएंगे और तब पता चलेगा कि जनता का साथ किसके पास है और जनता को सबसे ज्यादा समर्थन कौन से पार्टी के प्रत्याशी को मिला है। फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो सीधा सीधा टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। अब यह मुकाबला रोमांचक हो चुका है, क्योंकि तमाम समीकरणों को साधते हुए दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब मुकाबला रोमांचक है। आगे क्या जुबानी वार होते हैं, पार्टियां कैसे प्रचार करती हैं, जनता के बीच
अपनी नीतियों को हर एक पार्टी कैसे पहुंचाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम।